एक बहुत लंबे अरसे से मुसलमानों को आतंकवादी करार देने की प्रथा चल रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मुसलमानों को बेगुनाह होते हुए भी आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार करके कई सालों तक जेल में बंद रखा जाता है। फिर एक समय के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये कहकर कि आपके खिलाफ जो सबूत पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए हैं वो आपके खिलाफ साबित नहीं हो पाए हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के 10 या 20 साल बेगुनाह होते हुए भी जेल में बिता ले, उसके बाद वहाँ से छूटकर वापस आने के बाद उसकी सामाजिक ज़िंदगी क्या रह जाएगी, उसके परिवार का क्या हशर हुआ होगा, उसकी आगामी ज़िंदगी का क्या होगा। मुसलमानों को आतंकवाद के आरोप में युवा अवस्था में गिरफ्तार किया जाता है और कई साल जेलों में सड़ाने के बाद उनको बुढ़ापे में रिहाई दी जाती है। ऐसी हजारों मिसालें हैं जिसमें बाकायदा साबित हुआ है कि जांच एजेंसियों द्वारा फर्जी केसों में मुसलमान युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखिए कि उनको सिर्फ जेलों में बंद नहीं किया जाता है, बल्कि उन पर सख्त कानून लागू किए जाते हैं। अब चाहे आप बात यूएपीए की कीजिए, चाहे टाडा की कीजिए, चाहे पोटा की कीजिए, इन कानूनों के तहत मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतने साल जेल में बेगुनाह होते हुए भी जिंदगी बिताने के बाद जब वो व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है और उसे रिहा किया जाता है तो अदालत की तरफ से उन जांच एजेंसी के अफसरों को नहीं पकड़ा जाता जिनकी वजह से एक बेगुनाह को अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा जेल में गुजारना पड़ा। आखिर क्या बात है कि एक बेगुनाह की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? उस बेगुनाह के इतने साल बेगुनाह होते हुए भी जेल में गुजरे हुए उन पलों का हर्जाना कौन भरेगा? मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां काल्पनिक नहीं है, असल जिंदगी पर आधारित कहानियां हैं जो पिछले कुछ सालों में घटित हुई हैं। ऐसी घटनाएं हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित होने के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 18 साल बाद, 23 साल बाद जेल से छूटकर रिहा होकर अपने घर को वापस आए हैं। अब आप तय करिएगा, मुसलमान, आतंकवाद और बाइज्जत बरी, इन तीनों शब्दों के कितने गहरे अर्थ हैं, जिसको समझने के लिए आपको इन कहानियों के शब्द ब शब्द महसूस करने होंगे। तभी आप इनके दर्द को भी समझ पाएंगे और देश की राजनीति को भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से राजनीति के चक्कर में युवाओं की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद किया जाता है। सबसे पहली कहानी है निसार अहमद की, जिन्होंने 23 साल जेल में बिताए हैं। जनसत्ता की 30 मई 2016 की एक रिपोर्ट है। निसार अहमद उन 3 लोगों में से एक हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा को रद्द किया और 11 मई 2016 को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। तीनों को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की पहली बरसी पर हुए ट्रेन बम धमाकों के सिलसिले में उठाया गया था। इन बम धमाकों में 2 यात्रियों की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए थे। जब तक तीनों को बरी किया जाता है, उनके परिवार उनकी बेगुनाही की लड़ाई लड़ते लड़ते टूट चुके थे। निसार अपना दर्द बयान करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के 8150 दिन जेल के भीतर बिताए हैं। मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। जिसे आप देख रहे हैं वो एक जिंदा लाश है। मैं 20 साल का होने वाला था जब उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। अब मैं 43 साल का हूँ। आखिरी बार जब मैंने अपनी छोटी बहन को देखा था तब वो 12 साल की थी। अब उसकी 12 साल की बेटी है। मेरी भांजी तब सिर्फ 1 साल की थी।
उसकी शादी हो चुकी है। मेरी कजिन मुझसे 2 साल छोटी थी, अब वो दादी बन चुकी है। पूरी एक पीढ़ी मेरी जिंदगी से गायब हो चुकी है। द कोगनेट की 1 मार्च 2019 की एक रिपोर्ट। 11 मुसलमान व्यक्ति 25 साल बाद जेल से रिहा। झूठे भूसावाल आतंकी मामले में आरोप लगाए जाने के 25 साल बाद 27 फरवरी 2019 को नासिक की विशेष टाडा अदालत ने 11 मुस्लिम व्यक्तियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जस्टिस SC खाती ने सबूतों की कमी और जांच के दौरान टाडा दिशा निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया है। जिन 11 लोगों को बरी किया गया है उसमें जमील अहमद अब्दुल खान, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद इशाक, फारूक खान, नज़ीर खान, यूसुफ खान, गुलाम खान, अयूब खान, इस्माइल खान, वसीमुद्दीन, शमशुद्दीन, शेख शफ़ी, शेख अजीज, अशफाक सैयद मुर्तज़ा, मुमताज़ सैयद मुर्तज़ा मीर, मोहम्मद हारून, मोहम्मद बफाती और मौलाना अब्दुल कादिर जैबी शामिल हैं। न्याय से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन इन लोगों ने अपनी कीमती जीवन के इतने साल जेल में गंवाए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी, उनका सम्मान वापस करेगी? जमतुल उलमा हिंद के लीगल सेल के प्रभारी गुलजार आजमी ने कहा कि इन लोगों के परिवारों को भी बहुत नुकसान हुआ है, जबकि उनके परिवारों के कुछ सदस्यों की तो मृत्यु भी हो गई है। अभियोजन के आधे से ज़्यादा गवाह अदालत में मुकर गए। इससे साबित होता है कि मामला खुद झूठे तथ्यों पर बनाया गया था। समीक्षा समिति ने आज से 20 साल पहले सरकार से इन लोगों के मुकदमे को निपटाने की सिफारिश की थी, लेकिन निचली अदालतों के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इन 11 लोगों को उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी जो उन्होंने नहीं की और 25 साल के लंबे अरसे तक अदालत और न्यायपालिका के चक्कर लगाने पड़े। नवभारत टाइम्स की 9 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट। चांद मोहम्मद 5 साल जेल में आतंकवादी के ठप्पे के साथ। साल 2014 में बरेली की एक अदालत ने चांद मोहम्मद को 5 साल आतंकवादी के तौर पर जेल में बिताने के बाद निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। 13 अक्टूबर 2009 को चांद को हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को अखबार और टीवी न्यूज में किए गए दावों से जानकारी हुई कि चांद एक आतंकवादी था और एक नाबालिग लड़की को आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि चांद ने पाकिस्तान के एक आतंकी शिविर में ट्रेनिंग हासिल की थी। चांद कहते हैं कि मैं आतंकवादी के ठप्पे के साथ ही मरूंगा। ये मुझे हर दिन सताता है। मैं अपना जीवन नए सिरे से शुरू नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त और रिश्तेदार अभी भी पुलिस कार्रवाई के डर से मुझसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। चांद ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ लेकिन कोई मुझे नौकरी नहीं देता है। मेरी प्रतिष्ठा और वर्षों के नुकसान के लिए मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पूरी तरीके से अपने बेटे पर निर्भर हूँ। मकतूब मीडिया की 6 अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट। अब्दुल हकीम 12 साल तक विचाराधीन कैदी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 6 अक्टूबर 2022 को मोहम्मद हकीम को जमानत दे दी। हकीम ने 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में 12 साल से ज़्यादा समय एक अंडर ट्रायल कैदी के रूप में बिताया है। अदालतों को मृत्यु समीक्षक नहीं बनना चाहिए और कानूनी या संवैधानिक अधिकारों को केवल मृत्यु होने के बाद ही नहीं सुना जाना चाहिए। इसके बजाय हमें डॉक्टर की भूमिका निभानी चाहिए और ऐसे अधिकारों को ख़त्म होने से पहले उन्हें मरने से बचाना चाहिए। एक UAPA कैदी को जमानत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल
और अनुपम जयराम भंबानी ने ये बात कही थी। फरवरी 2009 में मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद हकीम को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने दावा किया कि हकीम पर लखनऊ से दिल्ली तक एक निश्चित मात्रा में साइकिल बॉल बेरिंग ले जाने का आरोप है। बाद में 2008 के विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए AID बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारतीय जेलों में बंद कैदियों में 30% से अधिक मुसलमान थे। वो अलग बात है कि मुसलमानों की जनसंख्या देश में केवल 14% है। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि अपनी आबादी से भी दोगुना मुसलमान जेलों में बंद है। और तो और ख़ास बात यह है कि इसमें एक बड़ी गिनती अंडर ट्रायल कैदियों की है। ये तो केवल कुछ कहानियां हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं लोगों की ज़िंदगी की, जिसमें उनको सालों साल जेलों में बंद करके उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया गया है। इस बेबसी पर आप ज़रूर आंसू बहा सकते हैं कि एक बेगुनाह मुसलमान सालों साल जेल में बेगुनाह होते हुए भी यातना के साथ बिताता है। एक लंबे अरसे के बाद मानसिक मुर्दा की तरह अपनी बेगुनाही के साथ रिहा होता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल उभर के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि वो एक बेगुनाह को उसकी बेगुनाही का सबूत देने में 20-20 साल का समय लगा दे। दूसरा सवाल ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो या कोई और जांच एजेंसी हो, वो अपनी तहकीकात को पूरा करने में इतना समय क्यों लगाती है। इसी पहलू में एक दूसरा सवाल भी उभरता है कि जो पुलिस की तरफ से या जांच एजेंसियों की तरफ से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। इन जांच एजेंसियों के फर्जी मामलों की वजह से बहुत सारे लोगों की सालों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता है। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, ख़ास तौर पे मीडिया को लेकर। मीडिया का ऐसे मामलों में जो शुरुआती रोल होता है वो बहुत संदिग्ध होता है। वो अक्सर ऐसे मामलों में एक काम करते हैं कि जो भी मुसलमान गिरफ्तार होता है, चाहे किसी भी मामले में हो, उसे फ़ौरन के फ़ौरन आतंकवादी करार दे देते हैं। मगर जब वही व्यक्ति कुछ सालों के बाद बेगुनाही के साथ छूटता है तो इन मीडिया हाउसेस की तरफ से कोई माफ़ीनामा नहीं आता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बेगुनाह को आतंकवादी साबित कर दिया था और उस मुसलमान व्यक्ति की सामाजिक जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया था। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये जुल्म सितम होता ही क्यों है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो ज़रा टेढ़ी है। मामला ये नहीं कि पुलिस का क्या रोल रहा, मामला ये भी नहीं है कि न्यायपालिका ने न्याय देने में इतना टाइम क्यों लगाया। मामला असल ये है कि ये सारी चीज़ों की या सारे वजहों का एक ही कारण है, वो कारण है राजनीतिक। अक्सर सत्ता में बैठी हुई पार्टियां ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं कि उस चक्रव्यूह में अक्सर आम इंसान पिस जाता है, या सीधा सीधा कहिए कि एक मुसलमान की ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। नेता नगरी ने अपनी राजनीति के चक्कर में हजारों मुसलमानों की जिंदगियों की बलि ली है और अभी भी वो मुस्तकिल जारी है। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उभरता होगा कि आखिर इस चक्रव्यूह से मुसलमान युवाओं को निकाला कैसे जाए। इसका सीधा सा जवाब है, आपको 3 जगह संघर्ष करना होगा। पहली जगह है राजनीति। राजनीति में आपको अपने संघर्ष को मजबूत करना होगा, इतना मजबूत कि जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं वो आपकी हैसियत को एकदम डिक्लाइन न कर दे। आपकी राजनीतिक आवाज़ को सुनना, उस पर अमल करना, इन राजनीतिक पार्टियों की जब तक मजबूरी नहीं बनेगा आप अपने लिए बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह है पुलिस का मामला। खास तौर पे मुसलमानों के प्रति जो पुलिस का सांप्रदायिक रवैया है
उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होगी। पुलिस द्वारा मुसलमानों को सीधा सीधा टारगेट करना, उनके धर्म को गालियां देना, धर्म को आधार बनाकर लोगों को 3rd डिग्री देना, उनको झूठे मुकदमों में फंसाना, ये सब को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपको पुलिस रिफॉर्म की बात बड़े पैमाने पर इस देश में उठानी होगी। और ऐसा नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म की बात केवल मुसलमानों को उठानी चाहिए। इस देश के हर इंसाफ पसंद इंसान को पुलिस रिफॉर्म की बात करनी बेहद ज़रूरी है। अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं होंगे तो आप मान के चलिए कि कुछ अरसे के बाद ये समाज पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। और पुलिस स्टेट का सीधा सीधा एक मतलब होता है कि वहाँ की पुलिस राजनीतिक पार्टियाँ, या ये कहिए कि जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी होगी उसकी गुलाम बन जाएगी। वो सत्ताधारी पार्टी उससे ज़ॉम्बीज़ की तरह काम करवाएगी और आपकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही सालों साल तबाह हो बर्बाद होती रहेंगी। तीसरी जगह है जहां हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वो है न्यायपालिका। ये बात हर भारतीय को कबूल कर लेनी चाहिए कि भारत की न्यायिक प्रणाली इतनी सुस्त है कि अक्सर लोग उससे अपने न्याय की उम्मीद को छोड़ देते हैं। कोर्ट किसी भी मामले की सुनवाई करने में इतनी देरी करता है कि इंसान का न्याय से भरोसा ही उठ जाता है। आज भी अगर आप डाटा निकाल कर बात करेंगे तो भारत के कोर्ट में पेंडिंग केसों की गिनती एक बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। इस न्यायिक प्रक्रिया को और तेज और रिफाइन करने की बेहद सख्त ज़रूरत है और इसके लिए हर भारतवासी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो मौजूदा समय की सबसे पहली ज़रूरत है। इस जुल्म सितम को देखकर अगर आपका दिल घबरा रहा हो तो इन लाइनों पर ध्यान दे लीजिए, आपको थोड़ा हौसला मिलेगा। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें, जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें, जो जंजीरों से बाहर हैं आज़ाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें।